कहते हैं जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। महलों में राज होते हैं और राजों के पीछे होते हैं वचन। राजा महेंद्र प्रताप सिंह एक ऐसा नाम जिससे रियासतें कांपती थीं, पर उसके ही महल में उसके अपने लोग, उसकी 2 रानियां, सेनापति और दासियां चुपचाप एक ही खेल खेल रहे थे। राजा को हटाओ और ताज पर राज करो। महाराज को भनक तक नहीं थी कि जिन रानियों से वो प्रेम करते थे वो रात के अंधेरे में किसी और की बाहों में थीं, और सेनापति उसी राजा के नाम पर हर रोज उसकी बर्बादी की योजना बुनता था। और फिर आई तीसरी रानी, सबसे छोटी, कद में भी, उम्र में भी। नाम सुनते ही लोग हंसते थे, चीकू रानी। पर उसी ने पलट दिया खेल और सामने आया ऐसा सच जिसने गद्दी की नींव तक हिला दी। राजा का माता पिता, जिनका अंतिम संस्कार हो चुका था, असल में वो अब भी सांस ले रहे थे। जंगल की गहराइयों में मंझली रानी माधवी की दासी शन्नो रात को नींद की दवा देकर खुद उसकी जगह बन जाती थी, और जो शव राजा मानकर जलाया गया असल में वो किसी और का था। ये कहानी नहीं, ये परत दर परत छुपा वो सच है जो बाहर आते ही राजा के ताज को हिला देगा और गद्दी के हर दुश्मन को सजा देगा। एक दिन महाराज जंगल के भीतर अपने कुछ सैनिकों के साथ निकल पड़े। घंटों घूमने के बाद भी कोई शिकार नहीं मिला, तो उन्होंने ठान लिया आज और गहराई तक जाएंगे। पेड़ों की घनी छांव, हवा में काई की नमी और दूर कहीं से आती जंगली पक्षियों की आवाजें। तभी सामने आया एक खूंखार शेर। महाराज ने सावधानी से अपने हथियार उठाए, निशाना साधा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अगले ही पल पीछे से एक और शेर ने छलांग लगाई। हमला इतना अचानक था कि संभलने का मौका ही नहीं मिला। चारों ओर अफरा तफरी मच गई। सैनिक भी कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गए। जिंदगी और मौत का फैसला कभी तलवार नहीं करती, वक्त करता है। और उस वक्त महाराज का जीवन एक धागे पर टिका था। कहीं से एक हंसिया हवा में लहराता हुआ आया और बिजली सी तेजी से उस शेर की गर्दन पर जा लगा। अगले ही पल वह खूंखार जानवर वहीं ढेर हो गया। महाराज और उनके सैनिक कुछ क्षण के लिए स्तब्ध रह गए। ये हुआ क्या और कैसे? उनकी नजरें उसी दिशा में दौड़ी जहां से हंसिया आया था, और वहां सफेद घोड़े की पीठ पर सवार एक अजनबी युवती खड़ी थी। तेज आंखें, आत्मविश्वास से भरा चेहरा, वही थी जिसने पलक झपकते महाराज की जान बचा ली थी। वह घोड़े से उतरकर महाराज के पास आई। महाराज ने आगे बढ़कर गंभीर स्वर में कहा, हे देवी, आज आपने हमारी जान ही नहीं, हमारी प्रजा की सुरक्षा भी बचाई है। हम आपके आरणी हो गए। कहिए, इस उपकार के बदले आप क्या चाहती हैं? जो भी मांगेंगी देंगे। युवती कुछ पल मौन रही, जैसे सोच में डूबी हो, फिर बोली, महाराज, यदि आप सच में मुझे कुछ देना चाहते हैं तो एक नहीं 3 वचन दीजिए। महाराज ने बिना झिझक हामी भरी, 3 वचन अवश्य, बताओ क्या मांगना चाहती हो? युवती ने राजा की आंखों में झांकते हुए कहा, लेकिन महाराज, आप अपने वचनों से मुकरेंगे तो नहीं? राजा को यह बात थोड़ी खटकी, मगर संयम से बोले, हमारे वचन पर संदेह करना नादानी है, पर आपने हमारी जान बचाई है, इसलिए इस भूल को क्षमा करते हैं, हम वचन देते हैं। युवती ने कहा, तो पहले अपने सैनिकों को थोड़ी दूरी पर भेज दीजिए। यह वार्तालाप केवल हमारे बीच रहना चाहिए। महाराज ने संकेत किया और सैनिक आदेश मानते हुए दूर चले गए। अब राजा और युवती आमने सामने थे। वह मुस्कुराई, महाराज, मेरा नाम चीको है और मुझे खाने में चीकू बेहद पसंद है, इसलिए मेरा पहला वचन यह है, आप मेरे लिए अपने राज्य में एक चीकू का बाग लगवाइए। जिसे दिल से चाहो उसकी चाहत भी अपना कर्तव्य बन जाती है। महाराज ने मुस्कुराकर कहा, मुझे तुम्हारी यह पहली मांग स्वीकार है। मेरे राज्य में तुम्हारे लिए चीकू का एक सुंदर बाग बहुत जल्द लगवा दिया जाएगा। युवती की आंखों में अब एक अलग चमक आ गई। उसने शांत स्वर में आगे कहा, मेरा दूसरा वचन, महाराज, आपको मुझसे विवाह करना होगा। ये शब्द सुनते ही जैसे जंगल की हवा भी ठहर गई। महाराज के चेहरे पर क्षण भर को क्रोध और आश्चर्य दोनों उतर आए, लेकिन अपने ही दिए हुए वचन की बेड़ियों में बंधे होने के कारण वे मौन रहे। युवती ने बिना रुके तीसरी मांग भी रख दी, और मेरा अंतिम वचन, आप कभी भी मेरे परिवार के बारे में मुझसे कोई प्रश्न नहीं पूछेंगे। महाराज की नजरें कुछ पल तक उसके चेहरे पर टिकी रहीं। मन ही मन उन्होंने सोचा, सुंदर, समझदार और साहसी भी राजघरानों में कई विवाह होना असामान्य नहीं, तो क्यों ना इस वचन को भी पूरा कर दूं। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, हम अपने सभी वचन निभाएंगे, तुम्हारी तीनों मांगे मान्य हैं। राजा ने तुरंत सैनिकों को बुलाया और आदेश दिया,
हम इस युवती से यहीं इसी जंगल में विवाह करेंगे, तैयारी की जाए। सैनिक आपस में हैरान निगाहों से एक दूसरे को देखने लगे। यह साधारण सी दिखने वाली नाटी कद की लड़की महाराज के योग्य कैसे? उनके मन में यही सवाल था। लेकिन अजीब बात यह थी कि जो चेहरा उन्हें साधारण लग रहा था वही महाराज को अनुपम सौंदर्य से भरा दिखाई दे रहा था। राजा का आदेश टल नहीं सकता था और विवाह वहीं जंगल में संपन्न हुआ। इसके बाद महाराज अपनी नई रानी के साथ महल की ओर लौटे। जैसे ही काफिला शहर की हद में पहुंचा, खबर राजमहल तक पहुंचा दी गई ताकि दोनों बड़ी रानियां स्वागत की तैयारी कर सकें। दोनों रानियों ने यह समाचार सुना तो सुजाता और माधवी आपस में उलझी सोचों में घिर गईं। हमारे महाराज तो शिकार पर गए थे, तो क्या यह रानी किसी जंगली लड़की है? अगर सच में वह अत्यंत रूपवती और गुणवान निकली तो महाराज का मन पूरी तरह उसी पर ठहर जाएगा और हमारा मान सम्मान घट जाएगा। यह चिंता और जिज्ञासा उन्हें एक साथ कचोट रही थी। फिर भी उन्होंने अपने चेहरे पर मुस्कान ओढ़ी और दासियों को संग लेकर स्वागत की तैयारी में लग गईं। कुछ समय बाद महाराज अपनी नई रानी के साथ महल के द्वार पर पहुंचे। जय जयकार की गूंज ने पूरे आकाश को भर दिया। आमजन भी इस अनोखी शादी की खबर सुनकर उमड़ पड़े थे। रथ का पर्दा उठा और चीकू रानी उतरी। तभी भीड़ में कानाफूसी शुरू हो गई। ये तो कद में छोटी है और चेहरे पर साधारण सी, बड़े लोगों के फैसले बड़े ही जाने। नहीं नहीं, इसमें जरूर कुछ खास होगा, तभी महाराज ने इसे अपनाया होगा। भीड़ में खड़ी एक स्त्री ने आगे बढ़कर कहा, तुम लोग हर जगह कमी खोजते हो, मुझे तो यह रानी लंबी, सुंदर और चेहरे के तेज से देवी सी लगती है। कुछ पुरुष भी सहमति में बोले, सच है, जो देखना चाहे उसे इसमें सौंदर्य और तेज दोनों नजर आते हैं। अजीब था यह रहस्य। अधिकांश लोगों को चीकू रानी नाटी और साधारण दिख रही थी, पर कुछ की आंखों में वह अलौकिक रूप और आभा से भरी देवी समान प्रतीत हो रही थी। राजमहल के मुख्य द्वार पर आरती का थाल लिए खड़ी सुजाता और माधवी भी जैसे ही चीकू रानी को देखती हैं, उनकी आंखें अवाक रह जाती हैं। क्या महाराज की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है? इस नाटी और साधारण सी दिखने वाली युवती को ब्याह लाए। वे आपस में फुसफुसाईं। न जाने महाराज को इसमें क्या नजर आया, लेकिन अगले ही पल उनके मन में एक अलग तसल्ली भर आई। अच्छा ही है, हम इससे ज्यादा रूपवती हैं। महाराज का ध्यान अंततः हम पर ही रहेगा। शायद यह शादी किसी उपकार के कारण की गई हो। सोच बदलते ही उनके चेहरे पर स्वागत की मुस्कान लौट आई और उन्होंने खुशी खुशी महाराज और नई रानी का स्वागत किया। महाराज ने परिचय करवाते हुए कहा, यह हैं आपकी छोटी रानी चीकू रानी। इन्होंने आज एक शेर से हमारी जान बचाई है। चीकू रानी ने पहले बड़ी रानी सुजाता के चरण स्पर्श किए। तभी रानी सुजाता को एक अजीब सा झटका महसूस हुआ, जैसे कोई अदृश्य ऊर्जा उनके भीतर उतर गई हो। वे कुछ क्षण स्तब्ध होकर चीकू रानी की ओर देखने लगीं और चीकू रानी बस शांत मुस्कान के साथ सिर झुकाए खड़ी रहीं। फिर मझली रानी माधवी के चरण छूते ही वही अनुभूति, वही अनकहा झटका माधवी के चेहरे पर भी उतर आया। समारोह समाप्त होने के बाद महाराज चीकू रानी को उनके कक्ष की ओर ले जाने लगे, लेकिन रास्ते में वे उन्हें उस कक्ष में ले गए जहां बड़े महाराज और राजमाता के चित्र लगे थे। राजा ने श्रद्धा से हाथ जोड़कर कहा, पिताश्री, माताश्री, यह हैं आपकी नई वधू चीकू। आज इन्होंने हमारी जान बचाई है। चीकू रानी ने चित्र के सामने झुककर चरण स्पर्श किया और तभी मानो चमत्कार हुआ। चित्र में बने बड़े महाराज और राजमाता की आंखों में नमी छलक आई और वो आंसू जैसे जीवंत होकर नीचे टपक पड़े। उधर चीकू रानी चित्र की आंखों में सीधे देख रही थी। उसकी नजरों में मानो एक मौन वचन था, राजमाता, पिताजी महाराज, अब मैं यहाँ हूँ। अब कोई अनिष्ट नहीं होगा। जिसने भी बीते समय में आपको पीड़ा दी है उसका पूरा हिसाब चुकाना होगा। आपकी यह बेटी वचन देती है। महाराज ने भारी मन से कहा, चीकू रानी, यह मेरी बदकिस्मती है कि राजमाता और पिताजी महाराज मुझे इतनी जल्दी अकेला छोड़कर चले गए। अभी तो उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। अब मेरा मार्गदर्शन करने वाला कोई नहीं। चीकू रानी ने सांत्वना भरे स्वर में कहा, महाराज, उदास मत होइए। एक दिन सबको यह संसार छोड़ना पड़ता है, कोई जल्दी कोई देर से। हाँ, यह सही है कि उनकी आकस्मिक मृत्यु ने आपके दुख को और बढ़ा दिया है। महाराज ने हैरानी से उसकी ओर देखा। चीकू रानी, तुम्हें कैसे पता कि उनकी मृत्यु आकस्मिक थी? चीकू रानी एक क्षण को चुप हुई, फिर सहज स्वर में बोली, महाराज, आपने ही कहा कि वे हमें इतनी जल्दी छोड़कर चले गए। बस उसी से मैंने अनुमान लगाया।
इसके बाद दासियां चीकू रानी को उनके कक्ष तक ले गईं। रास्ते में लगभग उनकी ही उम्र की दो दासियां आपस में धीमे स्वर में बातें कर रही थीं। कद में तो कितनी छोटी है, चेहरा भी साधारण है, हमसे तो मिलती जुलती है। आखिर महाराज को इसमें क्या पसंद आया? ये शब्द चीकू रानी के कानों तक पहुंचे, लेकिन उसके चेहरे पर सिर्फ एक हल्की रहस्यमयी मुस्कान आई। कक्ष तक पहुंचकर दासी बाहर लौट गई। वहां पहले से मौजूद एक और हमउम्र दासी ने आदर पूर्वक कहा, छोटी रानी जी, आप तो बड़ी सुंदर हैं, बड़ी रानियों से भी ज्यादा। चीकू रानी ने स्नेह से उत्तर दिया, तुम भी तो सुंदर हो, कहीं तुम्हारा नाम सू तो नहीं है? दासी शर्मा गई। अरे नहीं छोटी रानी जी, मैं सुंदर कहाँ। चीकू रानी ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, क्यों, गरीब लोग सुंदर क्यों नहीं हो सकते? जिसका मन सुंदर हो उसका तन भी सुंदर होता है। मन की सुंदरता सबको नजर नहीं आती, लोग तो बस बाहरी रूप ही देखते हैं। दासी ने प्रभावित होकर कहा, अरे वाह छोटी रानी जी, आप तो बहुत अच्छी बातें करती हैं। सच में मैं खुशकिस्मत हूं कि मुझे आपकी सेवा का मौका मिला। चीकू रानी ने स्नेह से पूछा, अच्छा अपना नाम तो बता। दासी ने झुककर कहा, छोटी रानी जी, मेरा नाम उषा है। चीकू रानी ने मुस्कान के साथ कहा, बहुत सुंदर नाम है, बिल्कुल तेरे जैसा। उसकी बात सुनकर उषा शर्मा गई और कमरे की सफाई में लग गई। राजमहल में आए अभी चंद दिन ही हुए थे कि एक दिन सेनापति ने आकर महाराज को सूचना दी, महाराज इस वर्ष हमारे पूरे राज्य में फसल खूब लहराई है, लगान समय से और पिछले वर्षों से कहीं अधिक मिला है। महाराज ने इस शुभ समाचार का श्रेय चीकू रानी के आगमन को दिया। पिछले कई सालों से बारिश ढंग से नहीं हो रही थी, फसल खराब हो जाती थी, लगान अधूरा आता था, ऊपर से किसान आरण की फरियाद करते थे। लगता है छोटी रानी का आगमन ही हमारे राज्य के लिए सौभाग्य लेकर आया है। धीरे धीरे महाराज चीकू रानी के व्यवहार और उसकी सूझबूझ से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने राजकीय मामलों में भी उससे सलाह लेनी शुरू कर दी। ये बात सुजाता और माधवी दोनों बड़ी रानियों को भीतर तक खटकने लगी। मन ही मन उन्होंने सोचना शुरू कर दिया, यह ठगनी रानी जरूर कोई जादूगरनी है, इसने तंत्र मंत्र करके हमारे महाराज पर जादू कर दिया है, तभी उन्हें वही सही लगता है जो यह कहती है। उनके भीतर ईर्ष्या का विष बढ़ता गया। कल की आई यह बोनी, जो रूप में भी हमसे कम है, उसने महाराज को हमसे दूर कर दिया। अगर ऐसा चलता रहा तो महल में हमारा महत्व खत्म हो जाएगा। और इसी सोच के साथ उन्होंने चीकू रानी को रास्ते से हटाने की योजना बनानी शुरू कर दी। इधर एक दिन चीकू रानी ने मुस्कुराते हुए महाराज से कहा, महाराज क्यों ना आज शतरंज की एक बाजी हो जाए। महाराज ने हैरानी से उसकी ओर देखा और हल्की मुस्कान के साथ बोले, छोटी रानी आपके कितने रूप हैं, आपने कभी बताया ही नहीं कि आप शतरंज भी जानती हैं। चीकू रानी ने विनम्र स्वर में उत्तर दिया, महाराज बहुत गहराई से तो नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत खेलना आता है। महाराज ने चुनौती भरे अंदाज में कहा, तो चलिए आज आपके बुद्धि और विवेक की परीक्षा हो जाए, देखूं शतरंज में आप कितनी पारंगत हैं। दोनों आमने सामने बैठ गए, मोहरे सजे, खेल शुरू हुआ। जैसे जैसे चालें बढ़ती गईं, महाराज की भौहें हल्के हल्के सिकुड़ने लगीं। चीकू रानी की हर चाल सटीक और सोची समझी थी। कुछ देर बाद उसने मुस्कुराकर कहा, महाराज यह मेरी आखिरी चाल और आपको शहमात। महाराज ठिठक गए, फिर हल्के गर्व से बोले, रानी यह तो कई परेशानियों के कारण मेरा ध्यान भटक गया, नहीं तो हमें कोई हरा नहीं सकता। उन्होंने तुरंत एक और बाजी की मांग की। चीकू रानी ने चेतावनी दी, महाराज एक बार फिर सोच लीजिए। महाराज ने दृढ़ स्वर में कहा, हमने सोच लिया, इस बार जीत निश्चित हमारी होगी। बाजी शुरू हुई। पहली चाल रानी की, दूसरी महाराज की और तीसरी चाल पर रानी ने अचानक कहा, महाराज वजीर से सीधे राजा को घेरने की योजना बन रही है, तुरंत अपने सेनापति को कहिए जासूस भेजें। दक्षिण दिशा से कोई राज्य हम पर आक्रमण की तैयारी कर रहा है, तंबू गढ़े जा चुके हैं। महाराज चौंक गए, रानी शतरंज के बीच यह कैसी बातें? रानी ने गंभीर स्वर में कहा, अभी देर न कीजिए, सेनापति को आदेश दीजिए। राजा ने उसकी बात मानते हुए सेनापति को बुलाया और आदेश दिया, दक्षिण दिशा की खबर तुरंत लाओ, जानना चाहता हूं वहां के हालात क्या हैं। आदेश पाते ही सेनापति ने कुछ सैनिकों को दक्षिण दिशा की सीमा की खबर लेने भेजा। कुछ समय बाद वे सैनिक लौटे और सूचना दी, महाराज दक्षिणी सीमा पर दूसरे राज्य की सेना ने पड़ाव डाल रखा है, उनकी गतिविधियां संदिग्ध हैं, हमें सतर्क रहना होगा। सेनापति ने तुरंत यह खबर महाराज तक पहुंचाई। समाचार मिलते ही महेंद्र प्रताप सिंह ने युद्ध की तैयारी का आदेश दे दिया।
फिर वे सीधे चीकू रानी के पास पहुंचे और बोले, छोटी रानी, आप हमें लगातार चकित कर रही हैं। बताइए, आपके पास ऐसी कौन सी दिव्य शक्ति है जिससे आप आसपास होने वाली घटनाओं को पहले ही जान लेती हैं? आप कितने रूप रखती हैं? यह रहस्य क्या है? चीकू रानी ने शांत भाव से उत्तर दिया, महाराज, अभी मेरे विषय में न सोचें और न ही दूसरी सेना की चिंता करें। इस समय बस युद्ध की तैयारी कीजिए। विजय आपकी ही होगी। समय आने पर सब स्पष्ट हो जाएगा। महाराज ने उसकी बात मान ली और सेनापति को आदेश दिया, युद्ध की पूर्ण तैयारी योजनाबद्ध तरीके से हो। हर गतिविधि की सूचना तुरंत मुझे दी जाए। तैयारी शुरू हुई और कुछ ही दिनों बाद शत्रु सेना ने विजयगढ़ पर आक्रमण कर दिया, मगर महाराज और चीकू रानी की रणनीति के आगे उनके सभी प्रयास विफल हो गए। विजयगढ़ की सेना रणभूमि से विजयी होकर लौटी। शत्रु के अनेक सैनिक मारे गए और जो बचे वे बंदी बना लिए गए। इनमें दूसरे राज्य का सेनापति भी था। राजमहल में जीत की खुशी से उत्सव का वातावरण था। हर ओर सजावट, गीत संगीत और जयकार की गूंज थी। इसी उमंग के बीच महाराज ने चीकू रानी की ओर देखकर कहा, छोटी रानी, हमारी विजय की घोषणा तो आपने पहले ही कर दी थी। आप धन्य हैं। चीकू रानी ने शांति से उत्तर दिया, महाराज, यह विजय पहले से ही निश्चित थी। उनका आक्रमण करना व्यर्थ था। आप एक सच्चे योद्धा हैं और आपकी सेना अनुशासित, कुशल है। नेतृत्व आपने बखूबी किया। महाराज ने सराहना भरे स्वर में कहा, नहीं, यह सब आपकी दूरदर्शिता और सूझबूझ के कारण ही संभव हुआ। रानी ने विनम्रता से सिर झुकाया, महाराज, ये सबकी मिलीजुली कोशिशों का परिणाम है, अकेले मेरा नहीं। रात का समय था। महल में चारों ओर उत्सव का माहौल, संगीत, दीपों की लौ और जयकार की गूंज। पास ही बैठी सुजाता और माधवी राजा और चीकू रानी की बातें सुन रही थीं। सुजाता के मन में पिछले कुछ दिनों से हल्का बदलाव आया था। अब वह मानने लगी थी कि छोटी रानी में सचमुच कुछ विशेषता है। उसके लिए चीकू रानी पहले से कुछ अधिक सुंदर भी लगने लगी थी, परंतु माधवी के मन में अब भी ईर्ष्या और क्रोध था। रात गहराई, उत्सव समाप्त हुआ। सब अपने अपने कक्षों में लौटने लगे। महाराज चीकू रानी के कक्ष में ही विश्राम कर चुके थे, पर रानी की आंखों में नींद नहीं थी। तभी बाहर से धीमी सी आहट आई, जैसे किसी के कदम महल के संगमरमर पर पड़ रहे हों। चीकू रानी ने खिड़की से झांक कर देखा, मगर अंधेरे में कुछ साफ नहीं दिखा। वह बिना आहट किए कक्ष से बाहर निकली। गलियारे में निस्तब्धता थी, केवल दीवारों पर टिमटिमाती मशालें। वह धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। तभी फिर वही आहट सुनाई दी। इस बार उसने पीछे मुड़कर देखा। मझली रानी के कक्ष का दरवाजा खुला और एक साया बाहर निकला। चांदनी की हल्की रोशनी में चेहरा पहचाना जा सकता था। वह स्वयं मझली रानी थी, जो सावधानी से इधर उधर देखते हुए अपने कक्ष से कहीं जा रही थी। चीकू रानी ने मन ही मन सोचा, इतनी रात और इस तरह छुपते छुपते आखिर मझली रानी कहाँ जा रही है? चीकू रानी ने कदमों की आहट को थामे हुए दबे पांव उसका पीछा करना शुरू किया। बगीचे के बीचों बीच दूर एक आकृति खड़ी थी, सेनापति। मझली रानी सीधे उसके पास पहुंची और बिना किसी हिचकिचाहट के उसके गले लग गई। चीकू रानी पास खड़े एक पेड़ की छांव में छुपकर यह दृश्य देखती रही। उसकी आंखों में कोई हैरानी नहीं थी, मानो यह दृश्य वह पहले से ही अपने मन में देख चुकी हो और अब बस पुष्टि कर रही हो। कुछ समय बाद दोनों अलग हुए और धीमे धीमे बगीचे से निकलकर बावड़ी की ओर बढ़ने लगे। चीकू रानी ने फिर से उनका पीछा शुरू किया। बावड़ी तक पहुंचकर मझली रानी और सेनापति ने चारों ओर नजर दौड़ाई और फिर अचानक वे दोनों कहीं गायब हो गए। चीकू रानी ने चारों ओर देखा। चारों तरफ अंधेरा और कई दरवाजे, लेकिन किस दरवाजे से वे भीतर गए, यह दीवारों और पेड़ों की परछाई के कारण साफ नजर नहीं आ रहा था। वह धीमे स्वर में खुद से बोली, कोई बात नहीं, राजमाता ने जो बताया है उसकी पुष्टि आज नहीं तो कल हो ही जाएगी। दोनों का कहीं पता न लगने पर वह महल लौट आई। अपने कक्ष में लौटकर उसने सोने की कोशिश की, लेकिन नींद आंखों से कोसों दूर थी। उसकी नजर बगल में गहरी नींद में सोए महाराज पर पड़ी। उसके मन में भाव उमड़ आए, महाराज, आप कितने निष्कपट और निर्मल हैं। आप कभी किसी का अहित नहीं कर सकते। आपके जीवन में किसी को भी पीड़ा देने का कोई उदाहरण नहीं है और आपको तो यह आभास भी नहीं। मैं यहाँ सिर्फ आपके हर अहित को रोकने के लिए आई हूँ। किसी के आंसुओं ने मुझे इस महल तक खींच लाया है। क्या आप जानते हैं वह कौन है? नहीं, आप नहीं जानते। और कैसे जानेंगे? आपको तो यही बताया गया है कि राजमाता अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन यह सच नहीं। राजमाता जीवित हैं।
सच्चा है कितना भी छुपाया जाए, उसकी गंध दूर तक जाती है। मन ही मन यह सोचते हुए उसे कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। अब सवाल ये है, क्या महाराज महेंद्र प्रताप सिंह कभी जान पाएंगे मझली रानी माधवी सेनापति से आधी रात को क्यों मिलती है, और जिस रानी को उन्होंने वचन देकर अपनाया उसकी असल पहचान क्या है, और अगर जान भी लिया तो फिर क्या होगा, एक और युद्ध या फिर कोई ऐसा रहस्य जो पूरे राजमहल की नींव हिला देगा। भाग 2 देखने के लिए इसी वीडियो में क्लिक करें। ये सिर्फ शुरुआत थी, अब वो सब सामने आएगा जो कभी इस महल की दीवारों में दफन कर दिया गया था। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हमें अपनी सोच जरूर बताएं।